हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के लेक्चर से हम लोग शुरू करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है प्रीलिम्स में उसकी कोई वेटेज नहीं है। प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल नहीं पूछा जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो वेटेज है वो आपको जीएस पेपर 1 में मिलता है, जिसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी है। तो हिस्ट्री जो है वो पूरी आपकी कहाँ पर कवर होती है? जीएस पेपर 1 में कवर होती है। ठीक है। कितना आपको इसे पढ़ना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट, वो जब मैं आपको इसका सिलेबस डिस्कस करूँगा, जब पेपर के ट्रेंड्स डिस्कस करूँगा और जब बुक्स डिस्कस करूँगा, तो तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना फोकस आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर करना है और किस हद तक इस सब्जेक्ट को आपने पढ़ना है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, एक तो आपको चीज़ याद रखनी है, जीएस पेपर 1 में आता है हिस्ट्री। ठीक है, मेंस में। प्रीलिम्स में कोई वेटेज नहीं है, किसी तरह का कोई सवाल प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा। कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो प्रीलिम्स के सिलेबस में कहीं पर भी वर्ल्ड हिस्ट्री मेंशन नहीं है, लेकिन रिलेटेड इवेंट्स के रेफरेंस से सवाल पूछा जा सकता है। जैसे कि जीएस पेपर 1 मेंस में ये कहा जाता है कि मिडाइवल नहीं आती, लेकिन एक बार सवाल ये पूछा गया, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूडलिज्म ऑफ यूरोप एंड द फ्यूडलिज्म इन इंडिया। तो उसका आंसर आपको कहाँ मिलता है? उसका आंसर आपको सतीश चंद्रा की किताब में बहुत आराम से मिल जाता है। ठीक है। तो अब कनेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट बात करें तो डायरेक्ट सिलेबस का कोई रेफरेंस नहीं है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम कवर करेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अमेरिकन रेवोल्यूशन, हम उसी अमेरिका की बात कर रहे हैं जिसे आज हम यूएसए के नाम से जानते हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की क्रांति हुई, उसके बाद अमेरिका को आज़ादी मिली। किससे आज़ादी मिली? ब्रिटेन से आज़ादी मिली, और उसके बाद यूएसए बना, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज़ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। को ध्यान रखिएगा, यूएसए इज़ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, नॉट अ यूनियन ऑफ स्टेट। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज़ नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, बट यूएसए इज़ अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। एवरी स्टेट देयर हैज़ राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। ठीक है, जब फेडरेशन होगा तो फेडरेशन के अंदर जितने भी राज्य होंगे उनको आज़ादी होगी कि वो कभी भी यूनियन से टूटकर अलग हो सकते हैं। लेकिन जैसे हम भारत की बात करें तो हमारे केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर किसी भी राज्य को आज़ादी नहीं है कि वो यूनियन से टूटकर अलग हो सकता है। और अमेरिकन रेवोल्यूशन के साथ ही हम पढ़ेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये सारी चीज़ें हम लोग सबसे पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हम लोग सेम ऑर्डर में नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ज़रूर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन मतलब कॉलोनीज बनाना, यानी कि उपनिवेश करना। देखिए सिंपल सा अर्थ इसका क्या होता है उपनिवेश का, कि जैसे इंग्लैंड एक देश था, ठीक है, उसने अपने देश में इनफ तरक्की कर ली, इसका मतलब उसने इनफ डेवलपमेंट कर ली और उसके पास इनफ रिसोर्सेज हैं, लेकिन अब वो अपने देश में डिमांड नहीं क्रिएट कर पा रहा। मतलब क्या है कि उसके पास प्रोड्यूस तो ज़्यादा है, मतलब उसने उत्पाद तो ज़्यादा कर लिया है, लेकिन उसकी वो मांग नहीं पैदा कर पा रहा। तो वो जब उसकी मांग नहीं पैदा कर पा रहा, उसे अपना सामान कहीं ना कहीं जाके तो बेचना पड़ेगा। तो इसलिए अब ये लोग क्या करते थे, ये लोग चलते थे दूसरे देशों की तरफ, जो कमज़ोर देश होते थे, जो मिलिटरीली, पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली वीक देश होते थे, वहाँ पर जाते थे, वहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित करते थे और उनको अपनी कॉलोनी बना लेते थे। ठीक है, वहाँ पर निवेश करते थे और वहाँ पर जो खुद प्रोड्यूस करते थे महंगे दामों पर उन कॉलोनीज में जाके बेचते थे और वहाँ से मुनाफा कमाते थे। फिर पढ़ेंगे डीकोलोनाइजेशन कैसे हुआ, फासिज्म, कट्टरवाद और नाजिज्म, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि फासिज्म फिलोसफी क्या थी, नाजिज्म क्या था। नाजी यानी नाजी पार्टी की सत्ता जो जर्मनी में आई, फासिज्म फासिस्ट जो थे आपके इटली में थे, क्या थे, क्या इनकी विचारधारा थी, कैसे इन लोगों ने जो है डिफरेंट तरह के सिनेरियोज को जन्म दिया, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल फिलोसफीज़। पॉलिटिकल फिलोसफीज़ में हम जो न्यू पॉलिटिकल फिलोसफीज़ थी वो बेसिकली तीन तरह की, जैसे मैं आप लोगों को अक्सर बताता रहता हूँ, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म, यानी कि समाजवाद या साम्यवाद। और उसके बाद फिर जो मॉडर्न आई वो थी मिक्स्ड, मिक्स्ड इकोनॉमी जिसको हम पढ़ते हैं। तो इनको आप पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिकल फिलोसफीज भी बोल सकते हैं। तो कैपिटलिज्म जहाँ पर पूंजीवाद था, जो कि एक अमरीकी विचारधारा थी, जिसका हमने जो रिजल्ट है वो 1929 के ग्रेट डिप्रेशन की फॉर्म में देखा। ठीक है, जिसके बुरे नतीजे हमें 1929 की ग्रेट डिप्रेशन की फॉर्म में देखने को मिले। 1929 का ग्रेट डिप्रेशन भी हमें समझना होगा वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें समझनी इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि पेपर में वो आपसे ये नहीं पूछेगा अमरीकी क्रांति किस तारीख को हुई थी, अमरीकी क्रांति से सबक क्या मिला, वहाँ से किस तरह की विचारधारा का जन्म हुआ, मतलब किस तरह की आइडियोलॉजीज जो हैं वो इमर्ज होना शुरू हुई, और उसका ओवरऑल पूरे के पूरे समाज के ऊपर, या कह लीजिए कि ग्लोबल स्केल पर
उसका किस तरीके का इम्पैक्ट हुआ। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर उसका फोकस रहता है। और ऑब्वियसली जब पेपर मेंस का है तो ऐसी चीज़ों के ऊपर ही फोकस रहेगा, क्योंकि मेंस में तो वो ऑब्वियसली आपसे क्रिटिकल सवाल ही करने वाला है, वो आपसे चीज़ों को एग्जामाइन करवाने वाला है, वो डायरेक्ट आपसे कुछ भी नहीं पूछने वाला है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद जब हम ग्रुप टू में आएंगे तो मैंने इस सिलेबस को दो भागों में बांटा है। दिस इज ग्रुप वन ऑफ द सिलेबस, दिस इज ग्रुप टू ऑफ द सिलेबस। तो जब हम लोग ग्रुप टू की बात करते हैं तो ग्रुप टू में हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, वर्ल्ड वॉर वन क्यों हुआ, क्या उसके रिजल्ट्स निकले, और फिर ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वगैरह सब पढ़ेंगे। और उसके बाद पहले विश्व युद्ध से और दूसरे विश्व युद्ध के बीच में, पहले विश्व युद्ध से दूसरे विश्व युद्ध के बीच में जो भी गतिविधियां हुई उनके ऊपर एक नज़र डालेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर टू, फिर पढ़ेंगे कोल्ड वॉर, और फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ये हमारा सिलेबस रहेगा ओवरऑल, ठीक है। तो ये तो मैंने कर ली सिलेबस की बात। इसके साथ साथ कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज चलते रहेंगे, जैसे कि यूरोप में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे, ठीक है। कुछ और तरह के टॉपिक्स हैं जो मैंने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करे हैं, बट वो सिलेबस का पार्ट होंगे। वो कंटेम्प्रेरी टॉपिक के साथ हम उनको कवर करते रहेंगे। जैसे हम कॉलोनाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम डिफरेंट टाइप का कॉलोनाइजेशन पढ़ लेंगे, यूरोप का पढ़ेंगे, अमेरिका का पढ़ेंगे, जापानीज़ पढ़ेंगे। तो अलग अलग चीज़ें ये सब हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के तौर पर हम इनको डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा देखिए, कमाल की बात देखिए, अमेरिका जो खुद एक वक्त ब्रिटेन की कॉलोनी होता था, उसने युद्ध लड़के ब्रिटेन से आज़ादी हासिल करी, और फिर वो खुद इंपीरियलिस्ट बनकर उसने पैसिफिक में अपनी कॉलोनीज बनाई। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि जो भी स्ट्रांग हो जाता था, ठीक है, जिसके हाथ में पावर होती थी, वो दूसरे बंदे को डोमिनेट करना चाहता था फॉर द इकोनॉमिकल बेनिफिट्स। देखिए, जो अल्टीमेट इंटेंशन होती थी वो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स होते थे, लेकिन उनको थ्रू द रूट्स ऑफ कल्चर, रिलीजन, कास्ट, इन चीज़ों के जरिए उनको प्रोपेगेट करा जाता था वाया प्रोपेगेंडाज। जैसे कि हिटलर ने अपनी जो उसकी महत्वाकांक्षाएं थी उनकी पूर्ति के लिए कह लीजिए, या उनके सेटिस्फेक्शन के लिए कह लीजिए, उसने यहूदियों को बलि चढ़ा दिया, ठीक है। उसने रेस का सहारा लिया, उसने जाति का सहारा लिया, लेकिन उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था कि उसको इकोनॉमिकल और टेरिटोरियल कंट्रोल मिल सके, ठीक है। तो इसलिए हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना किसी भी चीज़ को, जो हम ये युद्ध डिस्कस करते हैं, जो भी चीज़ें डिस्कस करते हैं, इन सब का अल्टीमेट एक ही ऑब्जेक्टिव होता था कि किस तरीके से मैक्सिमम इकोनॉमिकल और टेरिटोरियल कंट्रोल अपने हाथ में लिया जाए। देखिए, मैक्सिमम टेरिटोरियल कंट्रोल जब वो अपने हाथ में ले लेंगे तो इकोनॉमिक कंट्रोल उनके हाथ में अपने आप चला जाएगा। चक्कर ये था कि परेशानी ये थी कि जहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा थे, जहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा थे, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिटराइजेशन जो है वो वीक था, ठीक है। वहां पर लोग समझदार नहीं थे, जहां पर लोग समझदार थे वहां पर रिसोर्सेज नहीं थे। तो इन समझदार लोगों ने गैर समझदार लोगों के ऊपर शासन करना शुरू कर दिया। तो देखिए, अब अगर हम ट्रेंड्स की बात करते हैं, अगर हम पिछले मैं 6-7 साल के पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, यहीं पर एक छोटा सा टाइम लगेगा, हम डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। तो ट्रेंड ये कहता है कि 2013 में आए 4 क्वेश्चन, 2014 में आए 3 क्वेश्चन, 2015 में आए 2 क्वेश्चन। तो उस हिसाब से 2016 में कितने आने चाहिए आप लोग समझ गए होंगे, 1 क्वेश्चन। 2017 में 1 क्वेश्चन। 2018 जो है वो सूखा था, उस साल बरसात नहीं हुई, मतलब उस साल वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आया। 2019 में फिर से 1 क्वेश्चन आया, कहाँ से आया निकल के? अगेन अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, अगेन एडवर्सिटीज, इसको आप देखेंगे तौर पर एडवर्सिटीज ऑफ कैपिटलिज्म, अगेन एन अमेरिकन कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज एन इकोनॉमिक रिवोल्ट अगेंस्ट मर्सेंटाइलिज्म, ठीक है। अब ये मर्सेंटाइलिज्म क्या था ये मैं आपको बता दूंगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन में, ठीक। तो कितने सवाल मिले यहाँ पर अमेरिकन रेवोल्यूशन से? 2। अफ्रीका वाज चॉप्ड इनटू स्टेट्स आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय एक्सीडेंट ऑफ यूरोपियन कंपटीशन, ये अगेन कॉलोनाइजेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। किस तरीके से बेल्जियम, इंग्लैंड और फ्रांस ने अफ्रीका को अपने अपने हिस्सों में उसको बांट लिया पूरे तरीके से। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जब विश्व युद्ध खत्म हुआ पहला, तो पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इन्होंने क्या करा, ये आपके इंग्लैंड फ्रांस वगैरह ने क्या करा, इन्होंने जो भी जर्मन कॉलोनीज थी उन सबको अपने हिस्सों में बांट लिया, आपस में उनको डिवाइड कर लिया। उसके बाद क्या है, लेट कमर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन जापान इन्वॉल्व, यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर क्वेश्चन आ गया जी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो भी जापान से जुड़ा हुआ। इकोनॉमिक पॉलिसीज 1921 ऑफ लेनिन हैड इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पॉलिसी, अब ये इंडिया सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस इवैल्यूड। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि लेनिन की बात कर रहा है, लेकिन आप इसको
पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन के साथ भी जोड़ सकते हैं जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप इकोनॉमी के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में भी जब हम फिलोसफीज पढ़ते हैं, आइडियोलॉजीज पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम इन पॉलिसीज की बात कर लेते हैं जो इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, ठीक है। उसके बाद हो गया व्हाट वर द इवेंट्स लेड टू स्विस क्राइसिस 1956, फिर ब्रिटेन सेल्फ इमेज एज अ वर्ल्ड पावर, मेजर पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड विच मोटिवेटेड द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से भी आप इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका जवाब आपको, जब आप स्पेक्ट्रम और आपकी कौन सी किताब है बिपिन चंद्रा को जब आप पूरा पढ़ते हैं, तो इस सवाल का जवाब आप आसानी से उसमें ढूंढ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या रहा, टू व्हाट एक्सटेंट कैन जर्मनी बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दी 2 वर्ल्ड वॉर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली और पर्टिकुलरली वर्ल्ड हिस्ट्री का ही है, ठीक है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। What did industrial revolution first occurred in why did industrial revolution first occur in England? देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जब आप बात करते हैं तो क्यों हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यहाँ पर समझिएगा। पहले उनकी जो भी प्रोडक्शन लाइंस थी, ठीक है, वो इतनी इनफ नहीं थी कि वो बढ़ती हुई आबादी की मांग को पूरा कर सकें, ठीक है। इसके लिए ज़रूरत पड़ी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, मशीन्स की, ठीक है। जब एक बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया तो प्रोडक्शन इस तादाद में हो गया, इतना भारी प्रोडक्शन हो गया कि अब उसके लिए जनसंख्या नहीं है उसको कंज्यूम करने के लिए, विच अल्टीमेटली लीड्स टू द कॉलोनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो हैं वो सारे इंटरकनेक्टेड इवेंट्स थे, इन एक के रेपरकशंस दूसरे पे, दूसरे के रेपरकशंस तीसरे पे, इस तरीके से पूरी की पूरी सीरीज चलती रहती थी। डिस्कस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाउ डज इट कंपेयर विद द इंडिया एट प्रेजेंट, ठीक है। अब ये जो सवाल आ गया ये कंटेम्प्रेरी टाइम से आ गया, यानी कि जो आज की जो प्रेजेंट इंडियन सिचुएशन है उससे पूछ लिया, ठीक। तो अगर आप लोगों को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक ब्रीफ आइडिया होगा तो वहां से आप इस सवाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूं, अगर हम देखें 2016 में, तो 2016 में कहाँ से आया, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स इन वेस्ट अफ्रीका वर लेड टू द न्यू एलीट ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन एग्जामाइन, ठीक है, वर लेड बाय द न्यू एलीट ऑफ वेस्टर्न एजुकेटेड अफ्रीकन्स। वॉट प्रॉब्लम्स आर जर्मेन टू डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस इन मलाया पेनिनसुला, मलाया जिसको आप प्रेजेंट डे मलेशिया बोलते हैं। एक्सप्लेन फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड वर लेड बाय अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो अब यहाँ से देखने पर क्या समझ में आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं है। कभी अमेरिकन रेवोल्यूशन पे जा रहा है, कभी वर्ल्ड वॉर पे जा रहा है, कभी डीकोलोनाइजेशन पे जा रहा है। जो लास्ट सवाल है वो 250 वर्ड्स का है, 15 नंबर का है, उससे पहले 10-10 नंबर में पूछे गए हैं। किताबें जो आप फॉलो कर सकते हैं, बी आर राव सबसे पहले तो अर्जुन देव पढ़ लीजिएगा जो कि एनसीईआरटी है। उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि बी आर राव है, और भी हैं 2-4 किताबें हैं, वेरियस तरह के नोट्स हैं, कोई कहता है मुरनाल से वो नोट्स उठा लीजिए, कोई कहता है कहीं से उठा लीजिए। बट द पॉइंट हेयर इज कि इस सिलेबस के लिए, इतने सारे सिलेबस में से जो ये इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, तो किस हद तक आपको इसके ऊपर फोकस करना है। तो माय सजेशन इज गो विद द अर्जुन देव। सिर्फ एक किताब ये पढ़ें इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द GS1 मेंस पेपर, एक किताब अर्जुन देव पढ़ें, और उसके बाद जो मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ उनको ध्यान से देख लीजिए। रेस्ट इज़ योर चॉइस, आप क्या पढ़ना चाहते हैं और कितना आप फोकस करना चाहते हैं। 2020 का पेपर और आ जाएगा, उसको भी देख लेना, वर्ल्ड हिस्ट्री में से कितने क्वेश्चन आए, सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि इंटर रिलेटेड टॉपिक से हैं, तो वो तो वहाँ से भी कवर करे जा सकते हैं। दूसरा समझने की बात यह है कि मॉडर्न हिस्ट्री को ध्यान से पढ़िएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में जो इंडियन कंटेक्स्ट है रिलेटेड टू द वर्ल्ड पार्ट्स, उसको बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि कितना आपको सिलेबस पढ़ना है, किस चीज़ों पर आपको ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, और किस हद तक आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करना है। तो अब देखेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करेंगे, अमेरिकन रेवोल्यूशन। देखिए सबसे बड़ी बात तो एक ये समझिएगा कि अमेरिकन रेवोल्यूशन जो था वो मॉडर्न एरा का, अपने टाइम का एक ऐसा वॉर था जिसके बाद सबसे पहला डेमोक्रेटिक नेशन जो है वो उभर कर आता है। तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, एक नए तरीके का पॉलिटिकल रिजीम बनता है, पैराडाइम शिफ्ट्स आते हैं इकोनॉमिकल आइडियोलॉजीज़ में। दूसरा, अमरीकी क्रांति जो थी
वो केवल एक सोशो पॉलिटिकल क्रांति नहीं थी, वो एक इकोनॉमिकल क्रांति भी थी साथ में। अगर हम अमेरिकन क्रांति को तीन हिस्सों में बांट देते हैं, तो पहला हिस्सा आएगा आपका सोशो कल्चरल रेवोल्यूशन कह सकते हैं आप उसको, दूसरे हिस्से में उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, और तीसरे हिस्से में उसके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स। और अमेरिकन क्रांति जो थी वो मोटे तौर पर एक, आप कह सकते हैं उसको कि एक इकोनॉमिकल क्रांति ही थी। तो इसमें हम लोग क्या चीज़ें देखेंगे जो हमें पढ़ने के लिए, जो चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं, फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल थे अमेरिकन रेवोल्यूशन के, टैक्सेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, इकोनॉमिक रिवोल्ट अगेंस्ट मर्सेंटाइलिज्म। मर्सेंटाइलिज्म क्या होता है, देखिए मर्सेंटाइल जो वर्ड है इट इज़ रिलेटेड टू द ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। तो आपके ट्रेड एंड कॉमर्स से, यानी कि व्यापार से और उद्योगों से जुड़े हुए जो भी लॉस थे, जो भी इकोनॉमिक रिवॉल्ट्स थे, उनके ऊपर ये डिपेंड करती थी। बॉस्टन टी पार्टी क्या थी, बॉस्टन टी पार्टी के बाद हम लोग साथ में देखेंगे फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस वन और फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस टू को भी। फिर ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज़ किस तरह की थी, नेचर एंड कैरेक्टर कैसा था अमेरिकन रेवोल्यूशन का, सिग्निफिकेंस क्या निकल के आता है, और ग्लोबल इम्पैक्ट क्या इसका हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ समझते हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजी बनाने की कोशिश करते हैं, और एक ऑर्डर ऑफ इवेंट्स हम लोग समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। देखिए, अमेरिकन जो कॉलोनीज थी, कुल मिला के कितनी कॉलोनीज थी जिन्होंने युद्ध करा ब्रिटेन के अगेंस्ट, तो यहाँ पर आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये कुल मिला के 13 कॉलोनीज थी, ठीक है। एक चीज़ तो यहाँ पर ये ध्यान है, मैप में सबकी लोकेशन अभी आपको दिखा दूंगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी क्रोनोलॉजी समझिए, ये हुई हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि ये सारी ब्रिटिश कॉलोनीज थी, ठीक है, तो अमेरिका जो है कॉलोनी बन गया किसकी, ब्रिटेन की। सबसे पहली कॉलोनी कहते हैं कौन बनी जी, वर्जीनिया बनी, ठीक है। और यहाँ पर कौन इफेक्ट हो रहा था सबसे ज़्यादा, यहाँ पर इफेक्ट हो रहा था ट्रेड क्लास जो थी, ठीक है। कितनी कॉलोनीज थी यहाँ पर टोटल ब्रिटेन की, 13 कॉलोनीज थी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें यह भी समझना होगा कि ये ब्रिटिश कॉलोनीज में ही रिवोल्ट क्यों हुआ, क्योंकि अमेरिका के अंदर तो स्पेनिश कॉलोनीज भी थी, फ्रेंच कॉलोनीज भी थी। और आप लोगों को ध्यान होगा, आपने मॉडर्न हिस्ट्री के शुरुआत में ये चीज़ पढ़ी होगी कि दो एक्सपेडिशन निकलते हैं यूरोप से, जब स्पेन और पोर्चुगल का वॉर खत्म होता है, दो एक्सपेडिशन निकलते हैं। जो स्पेनिश एक्सपेडिशन है वो वेस्ट की तरफ मूव करता है, और जो पोर्चुगीज़ एक्सपेडिशन है वो मूव करता है आपका ईस्ट की तरफ। पोर्चुगीज़ जो एक्सपेडिशन था उसको लीड कर रहे थे वास्को डी गामा, और जो आपका स्पेनिश जो एक्सपेडिशन था उसको लीड कर रहे थे क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस सबसे पहले पहुंचते हैं वेस्ट इंडीज़। उन्होंने उसको वेस्ट इंडीज़ नाम क्यों दिया, जब वो पहुंचे तो उन्होंने, वो ढूंढने निकले, वो खोज करने निकले थे इंडिया की खोज करने निकले थे, मतलब वो इंडिया के लिए सी रूट ढूंढने निकले थे। वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया कि ये इंडिया, उन्होंने कहा कि ये इंडिया का पश्चिमी तट है, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, कि ये इंडिया का पश्चिमी हिस्सा है, इसीलिए उसे वेस्ट इंडीज बोल दिया गया। असल में वेस्ट इंडीज जो इंडिया था वो किधर था, वो ईस्ट ऑफ द यूरोप में था, इंग्लैंड के ईस्टर्न साइड पर है इंडिया जो है। जहां पर किसका एक्सपीडिशन पहुंचा था, वास्को डी गामा का पहुंचा था। कब की घटनाएं हैं ये सारी, 15वीं सदी की घटनाएं हैं, 1492 की घटनाएं हैं ये सारी। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो हैं वो ऑलरेडी जो आपके नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी खोज वो कर चुके थे। उसके बाद वहाँ पे सबसे पहले स्पेनिश कॉलोनीज पहुँचनी शुरू हुई, फिर धीरे धीरे पोर्चुगीज़, फ्रेंच और इंग्लिश कॉलोनीज भी वहाँ पर पहुँचनी शुरू हो गई। मतलब इन लोगों ने वहाँ पर अपनी कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जी, अमेरिका के अंदर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट शुरू हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट शुरू होता है। उसके बाद जो आपका जो ट्रेड जो है, ठीक है, ट्रेड में डेवलपमेंट शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू होता है। अब क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं तो उस केस में होगा क्या, अमेरिका प्रॉस्पेरस होगा, ठीक है, अमेरिका प्रॉस्पेरस होगा। और एज यूजुअल जो इंपीरियलिस्ट की आदत होती है, जैसे ही वो ये देखते हैं कि उनकी जो कॉलोनी है, उनका जो उपनिवेश है वो प्रॉस्पेरस हो रहा है, या उसके अंदर क्षमता है, यानी पोटेंशियल है प्रॉस्पेरस होने की, वो क्या करना शुरू करते हैं, वो दमनकारी नीतियां अपनाना शुरू कर देते हैं। अर्थात वो उसको टैक्स करना शुरू कर देते हैं, वो इस तरह की नीतियां अपनानी शुरू करते हैं कि वहां से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना शुरू कर सकें। तो अब होता क्या है, ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है इसने रेगुलेट करना शुरू करा सारी चीज़ों को, ठीक है। पॉलिसी में चेंज आया, पैराडाइम चेंजेस आने शुरू हुए, ठीक है। पॉलिसी चेंजेस आई, मर्सेंटाइल पॉलिसीज लानी शुरू कर दी, यानी कि ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज आनी शुरू हो गई, ठीक है। मर्सेंटाइलिज्म जो पॉलिसीज जो आई आपकी, ठीक है। उसके बाद किस किस तरह की पॉलिसीज आई, उसके अंडर हुआ क्या, उन्होंने कुछ एक्ट्स पास करने शुरू शुरू करे, ठीक है।
कौन कौन से इन्होंने एक्ट पास करे यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा। टाउनशेड एक्ट, इसको बताऊंगा आगे ये टाउनशेड एक्ट क्या था। उसके बाद क्या था जी, शुगर एक्ट, ठीक है, शुगर एक्ट इन्होंने पास करा। स्टैम्प एक्ट आया, स्टैम्प एक्ट। नेविगेशनल एक्ट, नेविगेशनल एक्ट। इन्होंने क्या शुरू कर दिया कि अमेरिका के जरिए, अमेरिका जो भी सी ट्रेड करेगा उसमें जो शिप्स हैं वो केवल ब्रिटेन के ही इस्तेमाल हो सकते हैं। आप स्पेनिश शिप्स नहीं ले सकते, आप फ्रेंच शिप्स नहीं ले सकते, आप कहीं और से जो है वो जहाज़ नहीं ले सकते, आपको केवल ब्रिटिश जहाज़ों का ही इस्तेमाल इसमें करना पड़ेगा। उसके बाद आता है जी टी एक्ट। टी एक्ट वॉज वेरी सिग्निफिकेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू। टी एक्ट के साथ जुड़ी हुई घटना थी बॉस्टन टी पार्टी की। बॉस्टन टी पार्टी की घटना क्या थी यहाँ पर समझ लीजिए संक्षेप में, आगे डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। ये बॉस्टन टी पार्टी क्या थी, 1773 में घटना हुई। बॉस्टन में जो हार्बर था, जो शिप हार्बर था, वहाँ पर इन्होंने टी चेस्ट उठा के, ठीक है, टी चेस्ट यानी कि एक किस्म से आप ये समझ लीजिए चाय के जो बड़े बड़े बक्से होते थे जिनमें भर के चाय आती थी, उनको उठा के समंदर में फेंक दिया। क्यों? क्योंकि सरकार ने उसके ऊपर टैक्स लगाया था बढ़िया वाला, ठीक है। और क्या करा था उसमें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ये राइट दे दिया कि वो ला के अपना सामान मैसेच्यूसेट्स जो है वहाँ पर अपना बेच सकती है, सारी की सारी चीज़ें बॉस्टन में वो बेच सकते हैं अपना सारा सामान, और उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। वो चाइना से जो है सामान लाएंगे, चाइना से चाय लाएंगे और उसके बाद वहाँ पर ला के उसे बेच सकते हैं और उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे अमेरिकन जो थे वो बड़े नाखुश थे, क्योंकि भाई उनका तो रेवेन्यू मर गया ना अगर आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का टैक्स हटा दिया। दूसरा क्या था, जो ब्रिटिश नीतियां थी वो क्या कहती थी कि जो भी कंपनीज ईस्टर्न साइड से ट्रेड कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी, इफ इट इज ट्रेडिंग फ्रॉम द ईस्ट जोन, यानी इफ इट इज ट्रेडिंग फ्रॉम द ईस्ट ऑफ द यूरोप एंड वहां से कोई शिपमेंट अमेरिका जा रहा है, देन दैट शिपमेंट फर्स्ट हैज टू विजिट लंदन। पहले वो लंदन में जाके रुके, लंदन में वो सामान उतरेगा, उसकी जांच करी जाएगी, उस पर टैक्स लगाया जाएगा, फिर वो सामान फिर से शिप में लोड करा जाएगा और फिर वो सामान जाके अमेरिका पहुंचेगा। इस सारे प्रोसेस में दो चीज़ों का नुकसान हो रहा है, एक तो समय का, दूसरा रिसोर्सेज का, और तीसरा जो सबसे बड़ा यहाँ पर जो इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है वो क्या पड़ रहा है, टैक्स लगने से जो सामान महंगा हो रहा है। ये क्या था? ये कुछ नहीं था, इट वॉज फर्दर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द अमेरिकन पॉकेट्स, ठीक है। उनसे जितना ज़्यादा आप कर्जा, जितना ज़्यादा आप कर जो वसूल सकते हैं वो आप वहाँ से वसूल लीजिए, कर्जा नहीं कर, ठीक है, जितना आप वसूल सकते हैं उसको आप वसूल लीजिए। अब होता क्या है, बॉस्टन टी पार्टी तो हो गई यहाँ पर, तो मैंने आपको बॉस्टन टी पार्टी के बारे में बताया, अभी बॉस्टन टी पार्टी पर वापस लौट कर आएंगे, उससे पहले एक चीज़ देख लीजिए। अब क्या था, इस ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर किसी भी तरीके का अमेरिकन रिप्रेजेंटेशन तो था नहीं, ठीक है। अब जब अमेरिकन रिप्रेजेंटेशन नहीं था तो इन सारे एक्ट्स का अपोज जो है वो शुरू हुआ, ठीक है। अपोज कौन कर रहा था इन सारे एक्ट्स का? ये 13 कॉलोनीज जो थी, ये इन सारे एक्ट्स का ऑपोजिशन शुरू कर दिया इन्होंने। इन्होंने एक चीज बोली, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। यहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर क्या होता है जी, बॉस्टन टी पार्टी हो जाती है। उसके बाद जो जुड़े हुए इवेंट्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था आपका फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, ठीक है। क्या था जी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस वन जो कब होता है आपका, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस वन जो है वो आपका 1774 में होगा। सब चीज़ें पढ़ाऊंगा ये, अभी मैं सिर्फ आपको एक क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस टू जो है वो 1775 में होगा। इन सब इवेंट्स के चलते हुए ब्रिटेन ने क्या कर दिया, ब्रिटेन ने मिलिट्री मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया, मिलिट्री मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया। मिलिट्री मोबिलाइजेशन शुरू हुआ, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन उभरनी शुरू हो गई। और ये जो आपका था फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस टू, यहाँ पर क्या हुआ, थॉमस जेफरसन ने अमेरिकन डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा। क्या लिखा? अमेरिकन डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा। ये तो सारी कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स रही, इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा फिलोसोफर्स का। फिलोसोफर्स कौन कौन? जैसे कि आपके इमैनुअल कांट हुए, ठीक है, और भी आपके बहुत से फिलोसोफर्स थे। उन सारे फिलोसोफर्स का इनमें बहुत रोल रहा, क्योंकि वहाँ से जो नई नई तरह की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फिलोसफीज जो उभर रही थी उनका बहुत रोल इसमें रहा। फाइनली क्या होता है, फाइनली मैंने जैसे आपको बताया किसने इनका साथ दिया, फ्रांस ने साथ दिया इन 13 कॉलोनीज का। उसके बाद अमेरिका ने क्या करा, अमेरिका डिफीटेड ब्रिटेन,
ठीक है, अमेरिका डिफीटेड ब्रिटेन से मेरा मतलब है कि ये जो 13 कॉलोनीज थी इन्होंने डिफीट करा अमेरिका को। 13 कॉलोनीज क्या थी मैप में दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। ठीक है, अमेरिका ने डिफीट कर दिया जी, अमेरिका ने डिफीट कर दिया तो उसके बाद क्या साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस कब साइन होगी, 1783 में। तो जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है, इवेंट्स शुरू होते हैं 1765 से। ठीक है, 1773 आते आते ये रूप ले लेता है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, और फाइनली 1783 में जाके अमेरिकी आज़ादी के साथ, जैसे ही अमेरिका को आज़ादी मिलती है उसके साथ इस क्रांति का जो है वो क्या होता है, एंड होता है। समझिए कहाँ से शुरू होंगे इवेंट्स, चेन ऑफ इवेंट शुरू होगी 1765 से। 1773 के अराउंड ये रूप लेगी किसका, रेवोल्यूशन का, और 1783 जाते जाते इनको क्या मिलेगा, इंडिपेंडेंस मिलेगी, डिक्लेरेशन साइन होगा, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हो जाएगा। इनका साथ किसने दिया था, इनका साथ दिया था फ्रांसीसियों ने, फ्रांस ने इनका साथ दिया, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इन सब जो भी हमने यहाँ पे एक्ट्स की बात करी, जिन भी सारी चीज़ों की बात करी, उन सबको हम डिटेल में देखेंगे जब हम आगे वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये जो 13 कॉलोनीज थी इनमें से ध्यान रखिएगा 5 कॉलोनीज तो जो है वो साउथ में थी। साउथ में कौन कौन सी कॉलोनीज थी आपकी, यहाँ पर ध्यान दीजिए। वर्जीनिया, रेड कलर इज नॉट विजिबल सो लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, आई गेस येलो विल वर्क। वर्जीनिया, उसके बाद आपका नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, 1 2 3 कॉलोनीज हुई। जॉर्जिया आपका एक था, और इसके साथ कौन था, जॉर्जिया के साथ कौन था, जो पांचवा था आपका वो था मैरीलैंड। ये रहा आपका ऊपर, ये आ गया आपका मैरीलैंड। उसके बाद आपके जो मिडल था, मिडल में 4 थी आपकी, कौन कौन सी थी, 4 5 4 4 ऐसे थी, यहाँ ध्यान रखिएगा। पेंसिल्वेनिया हुई एक, एक आपकी न्यूयॉर्क हुई, उसके बाद आपका न्यू जर्सी था और डेलावेयर था। ठीक है, ये 4 आपकी कहाँ थी, ये 4 आपकी मिडल में हुई। अपर में यानी नॉर्दर्न रीजन में कौन सा था, मैसेच्यूसेट्स था, दिस। उसके बाद था रॉड आइलैंड्स हो गया और कैनेटकट हो गया, दिस इज योर कैनेटकट एंड दिस इज योर रॉड आइलैंड। और क्या था, न्यू हैम्पशायर था। तो यहाँ पर दिखाया भी हुआ है मिडल कहाँ पर है, ये कलर मिडल का है। उसके बाद न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज कौन सी हैं, न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज ये वाली हैं, और ये कौन सी हैं, सदर्न कॉलोनीज कौन सी हैं, ये वाली है। तो मैप में यहाँ पर क्या है ये आपको पता भी चल गया, कितनी कॉलोनीज हैं टोटल, 13 कॉलोनीज हैं। ठीक है, तो इनको आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग अमेरिकन रेवोल्यूशन को पूरा पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे सारी चीज़ों को। इस फिगर को आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, नहीं भी समझे मतलब इसके आप इवेंट समझ लीजिएगा क्या क्या हुए थे, ये सारे इवेंट्स हमने आगे जाके पढ़ने ही है। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है अमेरिकन रेवोल्यूशन का कैसे रहा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। कब शुरू हुआ था आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल रेवोल्यूशन विच अकर्ड बिटवीन 1765 टू 83। 13 कॉलोनीज थी, बता दी कौन कौन सी 13 कॉलोनीज थी। 5 साउथ में थी, वर्जीनिया, मैरीलैंड, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। 4 नॉर्थ में थी, कनेक्टिकट, मैसेच्यूसेट्स, रॉड आइलैंड्स एंड न्यू हैम्पशायर। 5 साउथ में थी, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और डेलावेयर। वैसे तो स्पेलिंग सारी सही हैं, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मेरे से कोई टाइपिंग एरर हो गया हो। It resulted into emergence of New America and it became first modern democratic nation. तो इसलिए इसको समझना और पढ़ना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।